नमस्कार बच्चों, मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि बोर्ड पेपर के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपक्रिया का वेग, अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोटि के बारे में। तो बिना समय गवाए इन सभी टॉपिक को चलो हम लोग सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा, वो जो वही अंग्रेजी में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अब क्रिया का वेग कहते किसको हैं? देखो, अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है, अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है, तो वहां पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता है कि नहीं होता? अभिकारक किसे कहेंगे? जो क्रिया में भाग लेगा। उत्पाद किसे कहेंगे? जो बनेगा, उसको बोलेंगे उत्पाद। तो समय के साथ में किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं अपक्रिया का वेग। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? इकाई समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अपक्रिया का वेग कहते हैं। बात समझ में आई? अगर कोई रासायनिक अपक्रिया होगी तो वहां अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, इसी परिवर्तन की दर को हम लोग कहेंगे अपक्रिया का वेग। और अपक्रिया के वेग को हम इसे, यानी अपक्रिया के वेग को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में आप लोग को शायद नहीं होगी। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसका सूत्र, क्या होता है देख लें। इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसका फॉर्मूला जो है, अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसका जो सूत्र होगा, अभिकारक या उत्पाद की अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये होगा यहां पर इस अपक्रिया का वेग का। कोई भी रासायनिक अपक्रिया है तो इसके वेग का फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा, यहां पर देखो, अगर कोई रासायनिक अपक्रिया होगी तो अभिकारक की मात्रा वहां घटेगी, उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। अर्थात समय के साथ अभिकारक की अभिकारक की जो मात्रा होगी वो घटेगी और उत्पाद की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो अगर हम यहां पर अपक्रिया के वेग को अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में अगर व्यक्त करें, तो किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग जो होगा, उस रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक की मात्रा की घटने की दर को अगर हम ज्ञात कर ले, उस अपक्रिया का वेग पता कर सकते हैं। अर्थात किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले ऋणात्मक परिवर्तन की दर को ही अपक्रिया का वेग कहेंगे। और अगर उत्पाद जो होगा उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो किसी रासायनिक अपक्रिया का जो वेग होगा, उस रासायनिक अपक्रिया में बनने वाले उत्पाद की मात्रा में धनात्मक परिवर्तन की दर को ही अपक्रिया का वेग कहते हैं। तो याद रखना कि अभी समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में जो होगा ऋणात्मक परिवर्तन होगा, उत्पाद की सांद्रता में धनात्मक परिवर्तन होगा। चलिए, मान लीजिए कि यहां पर कोई एक अपक्रिया हो रही है। माना कि यहां पर ए प्लस बी अभिकारक है, जो कि सी प्लस डी उत्पाद बना रहे हैं, तो यहां पर इनके वेग के समीकरण को कैसे बनाएंगे? क्योंकि वेग को डिनोट करेंगे किससे? स्मॉल आर से। तो चले देखते हैं। अच्छा, एक बात इसे और ध्यान से सुनना, यहां पर जो अपक्रिया का वेग है, इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहां जो सांद्रता व्यक्त करेंगे, इसको हम मोलर सांद्रता कहते हैं। कौन सांद्रता? मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता को सी से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होती है किसके? मोलरता के। किसके बराबर होती है? मोलरता के बराबर होती है। और चूंकि मोलरता का सूत्र होता है एन अपान एम बराबर होता है एन अपान वी।
बात समझ में आई। और यहाँ इसी मोलरता जो ये होती है, ये सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास के क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर। तो यहाँ पर इस अपक्रिया में जो भाग लेगा अभिकारक या बनेगा उत्पाद, उसकी हम सक्रिय मात्रा को लिखेंगे। किसको, सक्रिय मात्रा को। मान लीजिए यहाँ पर ए अभिकारक अपक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसी की मात्रा को कोष्ठक में लिखते हैं, बस व्यक्त कर दिया सक्रिय मात्रा के रूप में, कुछ अलग नहीं है। तो चलो इसके वेग का हम समीकरण बनाएं। इसके वेग का हम समीकरण बनाएंगे। तो आर बराबर, अभिकारक है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो चले ठीक है, देखें यहां पर एक्टिव मास ऑफ ए अपान, एक मिनट, एक्टिव मास ऑफ ए अपान समय परिवर्तन हो रहा है तो समय में होगा, समय है टी। और परिवर्तन के लिए हम यहाँ पर डेल्टा यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, डेल्टा। और डी भी, स्मॉल डी भी यूज कर सकते हैं। तो इसके वेग का जो फार्मूला क्या होगा, आर बराबर डेल्टा एक्टिव मास माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। बी वाले के लिए अगर हम समीकरण लिखते हैं, आर बराबर माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, ये होगा। उत्पाद के लिए अगर हम लिखें तो आर बराबर प्लस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। और दूसरे उत्पाद के लिए अगर हम लिखें तो आर बराबर डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। तो यहां डेल्टा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पर परिवर्तन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो बात यहां तक समझ में आई। इसी को हम दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, याद रखना, इसी को हम दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं अपक्रिया के वेग को। मान लीजिए कि कोई एक अपक्रिया हो रही है, ये भी एक तरीका है और एक और दूसरा भी तरीका है। तो कोई इसमें बच्चे परेशान नहीं होंगे कि सर ये कौन सा, मतलब एक ही चीज को बहुत ज्यादा मतलब जटिल तो नहीं है क्या, कोई अलग अलग थोड़ा है ना, एक ही है। चाहे आप ऐसे व्यक्त कर दें, चाहे आप दूसरा तरीका जो बता रहे हैं ऐसे व्यक्त कर दें, दोनों तरीका एकदम सही है। फिलहाल दूसरा समझे हम लोग कौन सा है। अब क्रिया के वेग के लिए ही याद रखना, मान लीजिए कि ए विकारक है, ए विकारक है, ठीक, उत्पाद बना रहा है कोई भी, अब क्रिया करके पी प्रोडक्ट बना रहा है, पी प्रोडक्ट वो बना रहा है, ठीक। उसके बाद में यहां देखो टी बराबर 0 पर, यानी जब रिएक्शन नहीं हुआ होगा, तो मान लीजिए मैंने ये देखा कि ए की जो सक्रिय मात्रा है वो है स्मॉल ए। मान लिया कि ए की जो सक्रिय मात्रा है वो स्मॉल ए के बराबर है। उत्पाद कितना बनेगा, 0। अब क्रिया हुई नहीं तो उत्पाद कहां से बन जाएगा भैया, कुछ नहीं बनेगा। चलो ठीक, आगे देखते हैं। टी बराबर टी समय पर, यहां दूसरा जो टी है, इस टी के स्थान पर मान लो 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, कुछ भी समय मान सकते हैं। तो टी बराबर टी पर मैंने देखा कि ए की जो सांद्रता रह गई ए माइनस एक्स, यानी ए में से एक्स मात्रा घट गई, तो टी समय पर एक्स मात्रा इसकी अपक्रिया में भाग ले ली। तो उत्पाद कितना बना, एक्स। उत्पाद कितना बना, एक्स। क्लियर है इतनी बात। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अभिकारक की सांद्रता में या उत्पाद, उसमें अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितने का हुआ है, एक्स का। कितने का, एक्स का। और समय में टी का। तो इसके वेग का फार्मूला क्या हो जाएगा, आर बराबर एक्स बाई टी, आर बराबर एक्स बाई टी। और परिवर्तन को यदि हम परिवर्तन को डी से डिनोट कर दें, किससे, परिवर्तन की जगह डेल्टा रख दें या डी रख दें, तो फार्मूला हो जाएगा आर बराबर डी एक्स अपान डी टी। ये है इसके वेग का फार्मूला। तो अपक्रिया का वेग शायद आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर। सो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, अपक्रिया का वेग किसे कहते हैं, इकाई समय अंतराल में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अपक्रिया का वेग कहते हैं। क्लियर। और अपक्रिया के वेग को डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, किससे, स्मॉल आर से। और अगर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो अभिकारक की सांद्रता में ऋणात्मक परिवर्तन होगा, उत्पाद की सांद्रता में धनात्मक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये जो आपके सामने इसका फार्मूला लिखा हुआ है, तो इस फार्मूले को देखेंगे और इसको जानेंगे। फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग अपक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है अभिकारकों की प्रकृति। दूसरा, अभिकारकों का सांद्रण।
ताप का प्रभाव, ताप उत्प्रेरक। तो ये चार इसके मुख्य अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं और ये था अपक्रिया के वेग का फॉर्मूला। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अपक्रिया की आणविकता। अपक्रिया की आणविकता। तो अगला टॉपिक क्या है? अपक्रिया की आणविकता। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अपक्रिया की आणविकता। अंग्रेजी में कहते हैं इसको मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ये क्या है? देखो, कोई भी अगर रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो उसमें जितने भी अपकारक अणु भाग ले रहे हैं उनकी के अणुओं की संख्या को अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। सर, इससे ज्यादा आसान तो एक ही काम है, पानी पी लेना। क्या कर लेना? पानी पी लेना। बहुत ही आसान है। अगर कोई रासायनिक अपक्रिया है, अगर कोई रासायनिक अपक्रिया है और वो अपक्रिया हो रही है तो उसमें जितने भी अपकारक अणु भाग ले रहे हैं उन्हीं के अणुओं की संख्या को गिन लो, वही कहलाएगी अपक्रिया की आणविकता। चलो आगे देख, इसकी परिभाषा में देख लेते हैं। किसी रासायनिक, क्लियर? और अपक्रिया की आणविकता को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? बात समझ में आई होगी। अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की संख्या को अपक्रिया की अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। और अपक्रिया की आणविकता को प्रदर्शित करते हैं किससे? अपक्रिया की आणविकता को किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल एम से। देखो, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये कोई रिएक्शन है, माना अपक्रिया, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, इसमें A प्लस बी अभिकारक अपक्रिया कर रहे हैं, C प्लस डी उत्पाद बना रहे हैं। A प्लस बी अभिकारक अपक्रिया कर रहे हैं, C प्लस डी उत्पाद बना रहे हैं। तो इसमें अपक्रिया की आणविकता कितनी होगी? कुछ बच्चे बहुत होशियार जो होंगे, खैर कम होशियार वाले ही बताएंगे, ज्यादा होशियार वाले समझ पाएंगे। क्लियर? तो जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे वही गलती करेंगे। तो यहां देखें, A प्लस बी अभिकारक है, यहां पर दो अभिकारक इधर जोड़ लेंगे, दो उधर जोड़ लेंगे, जो कम जानकार वाले। ऐसा नहीं करना है। जो अभिकारक में जितने अणु होंगे, कितने अणु हैं? दो। तो यहां इसकी आणविकता m बराबर कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर? एक रिएक्शन दूसरा हम ले रहे हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। अब क्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं? 3 अणु हाइड्रोजन है। कितने अणु हाइड्रोजन है? कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। अरे भैया, एक अणु हाइड्रोजन का कितना H2 के रूप में रहता है? तो 3 है ना। तो 3 और एक अणु N2 रहता है। N2 एक अणु है, तो एक अणु इधर और 3 अणु इधर, तो अणु कितने होंगे? 4। तो आणविकता कितनी हुई? 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत समझने में? एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे NaCl प्लस NaOH प्लस HCl एक अपक्रिया हो रही है जिसमें NaCl और H2O बन रहा है। तो यहां पर अणु कितने भाग ले रहे हैं? एक NaOH का अणु है, एक HCl का अणु है, तो 2 अणु भाग ले रहे हैं। यहां आणविकता कितनी है? 2 है। तो इतना आसान है अपक्रिया की आणविकता। ठीक, अगला टॉपिक हम लोग कवर करते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग उस अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये नियम जल्दी से हम लोग लिखते हैं। तो ये नियम क्या कहता है? कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो उसमें भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की जो उसका जो वेग होगा उसमें भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। और देखते हैं इस हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि एक अपक्रिया हो रही है A प्लस 2A प्लस 3B गिव्स आउट C प्लस 4D। इसको बैलेंस करने की कोशिश भी मत करना। मैंने मान लिया है कि कोई एक अपक्रिया है, ठीक। बैलेंस रिएक्शन को अभी दूसरे एग्जांपल में देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक अपक्रिया हो रही है, इसमें इस अपक्रिया के वेग का समीकरण लिखेंगे हम लोग कौन नियम से? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। तो वेग को तो लिखेंगे R से,
तो R समानुपाती एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। तो जितने अपकारक भाग लेंगे ना उसमें, तो इसमें ए और बी अपकारक भाग ले रहे हैं, इनके सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती है ना इस अपक्रिया का वेग। तो यहां पर सर ये 2 या 3 इनका क्या करें, जितने भी आगे संख्या घात के रूप में जो सांद्रता लिखी होगी उसको घात के रूप में यहां पर ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो ये नियम क्या कहता है, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग, किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अपकारक अणुओं के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अपकारक अणुओं के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो चीजें रेफरेंस लिखी गई वो चीजें फार्मूले में है। क्लियर। एक रिएक्शन के तौर पर यहां पर दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। इसमें अपकारक कितने हैं, ये 2 हैं अपकारक, एक और एक 2। तो R समानुपाती एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2, और सांद्रता 3 है तो आगे घाते 3 हो जाएगा। सर समानुपाती का चिन्ह हटाने पर क्या मिलेगा, के नियतांक मिलेगा, इसे अपक्रिया का वेग स्थिरांक बोलेंगे। इसलिए क्या बोलेंगे, वेग स्थिरांक बोलेंगे। तो फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, R बराबर K इंटू एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू H2 के पावर 3। क्लियर, कोई दिक्कत समझने में। तो ये है रासायनिक द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। अब हम लोग देखते हैं अपक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि, इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी रासायनिक अपक्रिया की जो कोटि होगी वो उस रासायनिक अपक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातों के योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है, उसकी कोटि हमको पता लगाना है, तो उसके वेग समीकरण में व्यक्त, उसका वेग समीकरण लिखेंगे तो उसके वेग समीकरण में व्यक्त जो सांद्रता होगी ना, तो उसकी सांद्रता को जो घात के रूप में लिखते हैं, वही घात को अगर हम जोड़ दें तो अपक्रिया की क्या निकल जाएगी, कोटि। अपक्रिया की क्या निकल जाएगी, कोटि। जैसे यहां पर इस रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें, यही रिएक्शन को दोबारा एग्जांपल के तौर पर यूज कर रहे हैं, फिर आगे दूसरा भी एग्जांपल लिया जाएगा। 2A प्लस 3B, 2A प्लस 3B गिव्स आउट C प्लस 4D। ये जो क्रिया हो रही है, अब इसके वेग समीकरण कैसे बनाएंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। तो R बराबर K एक्टिव मास ऑफ A के पावर 2 यानी घात 2 इंटू B के पावर 3। तो ये वेग समीकरण है, इस वेग समीकरण में सांद्रता जो है इसके पदों को घात के रूप में लिखा ना, तो इन्हीं घातों को जोड़ दें, यही कहलाएगी कोटि। तो अपक्रिया की कोटि को डिनोट करेंगे स्मॉल n से। किससे पद से करेंगे, स्मॉल n से पद से करेंगे। तो अपक्रिया की कोटि यहां पर कितनी होगी, n बराबर होगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 2 77 नहीं पढ़ेंगे, 2 प्लस 2 77, ऐसा कोई कमेंट नहीं करेगा। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो ठीक है। तो यहाँ अपक्रिया की कोटि कितनी है, 5। कितनी है, 5। जैसे एक रिएक्शन और हम देख रहे हैं, CaCO3, इसमें क्या हो रहा है, इसको जब गर्म किया जाएगा तो ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में। अब यहां पर अपक्रिया जो हो रही है, इसका वेग का समीकरण लिखें तो R बराबर K इंटू एक्टिव मास ऑफ CaCO3। अब एक नहीं, एक तो वैसे हाइड, एक तो छिपा रहता है या वन हाइड रहता है, तो लिख दें, अगर लिखना चाहें तो लिख भी दे, वरना ना लिखे तो उसका मान हमेशा क्या होगा, एक ही होता है। यहाँ पर कितना होगा, एक। तो यहाँ पर अपक्रिया की कोटि कितनी होगी, घात कुछ नहीं है तो मतलब क्या होगा, संख्या आगे नहीं लिखे तो इसको एक तो मानेंगे, तो घात ऐसे लिखें या ना लिखें, तो यहाँ पर एक अपकारक अनुभाग ले रहा, तो अपक्रिया की कोटि यहाँ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत। याद रखना अपक्रिया की कोटि से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य
अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उसकी सदैव कोटि क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, हमेशा उसकी कोटि क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि अपक्रिया का वेग वहां कारक पर निर्भर नहीं करता, अपक्रिया का वेग वहां पर उस अपक्रिया में निर्भर कर रहा होता उत्प्रेरक की मात्रा पर। क्लियर? तो वहां पर हमेशा कोटि अपक्रिया की क्या हो जाएगी, शून्य। तो इसको भी देखते हैं हम लोग। जैसे N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। उत्प्रेरक है Fe और यमो, आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक यहाँ पर है। उत्प्रेरक वर्धक उसे कहते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाए। खैर यहाँ पर मॉलिब्डेनम खुद उत्प्रेरक नहीं है, यह क्या है, उत्प्रेरक वर्धक है। उत्प्रेरक तो Fe है, Fe की क्रियाशीलता को यह बढ़ाता है, जिसका अर्थ नाम क्या पड़ गया, उत्प्रेरक वर्धक। तो यहाँ पर देखो R बराबर के इंटू एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू H2 के पावर 3। तो ये हो गया अपक्रिया के वेग का समीकरण। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ अपक्रिया की कोटि होनी चाहिए 4, तो आप तो 0 बता रहे हैं, शायद आप गलत पढ़ा रहे होंगे। हो सकता है बच्चे तुम लोग गलत समझ रहे होंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है, मैंने ये बताया कि किसी रासायनिक अपक्रिया अगर है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया है, तो उसमें अगर यदि उत्प्रेरक यूज हुआ है तो वहां उसकी कोटि हो जाएगी शून्य। क्या हो जाएगी, शून्य। यहाँ भी उत्प्रेरक हो रहा है तो क्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, n बराबर हमेशा क्या लेंगे, इनकी मात्रा को क्या मान लिया जाएगा, नगण्य। क्योंकि वेग यहाँ पर क्रिया का निर्भर इन पर नहीं करता है, उत्प्रेरक इसका वेग निर्भर करता है उत्प्रेरक पर। तो n बराबर होगा 0। जैसे H2 + Cl2 गिव्स आउट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, बनेगा 2HCl, जो कि यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है ये रिएक्शन, ये यहाँ पर कार्य कर रहा है उत्प्रेरक का, तो यहाँ अपक्रिया की कोटि n बराबर कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आई? तो याद रखना, अगर कहीं भी उत्प्रेरक यूज हो रहा है तो उत्प्रेरक की मात्रा को क्या मान लेंगे हम लोग, वहां पर अपक्रिया की कोटि 0 मान लेंगे। और किसी अपक्रिया में जल है, कोई भी अपक्रिया में कहीं जल को यूज कर रहे हैं, अभिकार के साथ प्लस करके ऐसे रिएक्शन में लिखा होगा, तो उसकी मात्रा को भी हम नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नगण्य। उसको वेग समीकरण में उसकी सांद्रता को जोड़ेंगे नहीं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में शायद नहीं होगी। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा।